है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। परों पर जो दुनिया समा लेता है, आसमां भी सर अपना झुका लेता है, परवाज करता वो बुलंदी की हद तक, किस्मत में वो अपने कलंदर लिखा लेता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखने और समझने का मौका मिला है। चाहे गरीब ममालिक में खिदमत खल्क की नुमाइंदगी की बात करें या अमीर ममालिक के सामने मजलूम और लाचार लोगों के हक की आवाज सर बुलंद करने की बात करें। नजर उठा के देखा जाए तो आज की तारीख में डॉक्टर बरखा वर्षा का नाम सरे फहरिस्त है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान की तसादुम को अपनी नजरों से देखकर लौटी डॉक्टर बरखा का इंसानी हुकूक पर काम 2 दहाई से ज्यादा का है। दुनिया के बेशतर ममालिक से सैकड़ों इनामात और एजाजात से नवाजी जा चुकी है डॉक्टर बरखा। अपनी इंसानी धर्म की पैरवी भी डॉक्टर बरखा पुरजोर तरीके से करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर शहर लखनऊ की रहने वाली है डॉक्टर बरखा वर्षा। इन्होंने शहर लखनऊ में ही बुनियादी तालीम और तरबियत हासिल की। एक फौजी की तरबियत का रिफ्लेक्शन बरखा की पर्सनालिटी में बखूबी देखा जा सकता है। डॉक्टर बरखा की बात, उनकी शोहरत व कामयाबी का जिक्र किया जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। आज डॉक्टर बरखा को हिंदुस्तान के बेशतर न्यूज चैनल्स में इंसानी हुकूक की पैरवी करते हुए देखा जा सकता है। आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद नज़्म इकबाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन के इस प्रोग्राम के तहत ऐसी खातून को आपके सामने रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में अच्छा काम किया हो, समाज के लिए कैसा काम किया हो जो आज माशरे के लिए हमारे नज़ीर बन जाए। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे सामने आज हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम के तहत, डॉक्टर बरखा वर्षा, जिन्होंने अब इनके बारे में क्या बताऊं कि इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया। एक इदारा चलाती हैं और यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, उनके लिए काम भी करती हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक ने इनको अपने एजाज़ और इनामात से नवाजा है। एक दो नहीं हैं, मैं अगर बैठ जाऊं गिनती के लिए तो मेरे ख़्याल से वक्त कम पड़ गया है। तो नाज़रीन, यूएस से लेके कनाडा, ब्राज़ील, यूके, इंडिया के तो खैर हैं ही, एशिया के दीगर ममालिक जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, तो कई अवार्ड और कई एजाज़ से इनको नवाजा गया है। तो आज हमारे साथ मैडम बरखा वर्षा मौजूद हैं। तो मैम, आपका खैर मकदम है, हमारे लिए वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में, जो कि एक विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ख़वातीन के ऊपर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि एक्चुअली आपका जो सफ़र है, आपने दिगर ममालिक में जो गरीब और लाचार और मज़लूमों के लिए ख़ास तौर पे बहुत काम किया है, जिसमें आपको गांधी पीस अवार्ड भी मिला हुआ है, गांधी जी के नाम पे जो है, मदर टेरेसा के ऊपर जो है, सरोजिनी नायडू के ऊपर है, मतलब सैकड़ों, तकरीबन 300 अवार्ड, मतलब मैं अगर गलत ना हूँ तो तकरीबन 300 अवार्ड जो है आपको अपने नाम किए हैं।
इंडिया से लेके बाहर तक के विदेशी। तो ये सफ़र कहाँ से चला और किस चीज़ से आपको इबरत मिली और आप जो है खिदमत खल्क में जो है आज काम कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डीडी उर्दू का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होने का मौका दिया। और रही बात जो आपने कहा, अवार्ड अभी तक जो मिले हैं करीब 250 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कह सकते हैं उसे, वो मुझे मिला है तमाम दुनिया के मुल्कों से। और ये जो मेरा सिलसिला है, ये मेरा सिलसिला 1996 से शुरू हुआ था, करीब 24 साल हो गए। जब हिंदुस्तान में मैंने काम करना शुरू किया था, 1996 की बात है, तो हमने एक बहुत छोटे लेवल से ये काम करना शुरू किया था। जहाँ मैं वसुंधरा में रहती हूँ दिल्ली के पास, वहाँ पर कुछ बच्चों को इकट्ठा करके और एक हमने अभिज्ञान फाउंडेशन की स्थापना करी और वहाँ से हमने उन बच्चों को उनकी एजुकेशन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ज़ीरो से हमने शुरू किया था। और आज भी हमारे पास हमने जो अडॉप्ट किए हुए हैं 286 वो गरीब बच्चे हैं जिनको हमारी संस्था ने अडॉप्ट किया है। और हमारे यहाँ बच्चे क्लास 1 से लेके 12th तक हम उन्हें एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। साथ साथ हम उन्हें एजुकेशन के साथ उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि बीमार इंसान पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ाई के लिए पहले आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सेहत और एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। इसके साथ साथ करीब 2015 से हमने इसको थोड़ा, जब लोग लगा कि लोग हम पे यकीन करने लगे हैं और बहुत सारे, अगर मैं कहूँ तो अब तक 7-8 हज़ार ऐसे बताती हूँ कि वो बच्चे जो हमारे यहाँ से पढ़ के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बना लिया है, कामयाबी हासिल करी है। एक ऐसी एक छोटी बच्ची थी जिसको मैं अगर बताऊँ 1996 में जो एक कूड़ा बीना करती थी, मैंने वहाँ से उस बच्ची को समझाया और देखा कि उसका बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई के लिए, तो वहाँ से हमने उसको अपने स्कूल में लिया और उसको पढ़ाना शुरू किया और आज वो लड़की एक वकील है। तो मुझे लगता है अवार्ड सब एक तरफ है, तारीफ़ें सब एक तरफ है, लेकिन अगर हम एक भी ज़िंदगी को कामयाब बना पाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही है। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी और धीरे धीरे 2015 से हमने इसे इंटरनेशनली एक्सपेंड करना शुरू किया। तो आज हम 17 अलग अलग मुल्क में काम कर रहे हैं जी, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की जितनी पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राज़ील, यूके, यूएसए, यूएई, सिंगापुर। मैम, आप देश विदेश में काम कर रही हैं, तो उसमें कई दुश्वारियां भी आती होंगी। जैसे आप मज़लूमों के लिए काम कर रही हैं, औरतों के हुकूक़ के लिए बात करती हैं, जब आप अमन और शांति की बात करती हैं, यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के ममालिक में आप जब शांति की बात करती हैं, जहाँ पे तशद्दुद जो है, जिस ज़मीन पे ज़रखेज़ी के साथ जो है उपजता हो और बाहर आता हो, ऐसे ममालिक में आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करती हैं? जैसे अफ़गानिस्तान से भी होकर आना पड़ा आपको, मिडिल ईस्ट जाती हैं और दीगर ममालिक है, तो ऐसे एरिया में आपको कैसे कुछ प्रॉब्लम होती है? एक कहावत होती है कि कुछ अच्छा करने चलें तो तमाम मुश्किलें सामने आ जाती हैं। तो ये मुश्किलें आती हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या नेपाल हो। नेपाल में अलग हर कंट्री के अपने ख़यालात होते हैं। तो जैसे हम नेपाल में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें, जब हम वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं या हेल्थ की बात करते हैं, नेपाल में मैंने एक चीज़ बहुत महसूस करी कि वो लोग वुमेन हेल्थ पे ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं। बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इग्नोर करते हैं। तो जब हम वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस कैंप लेते हैं या कभी डॉक्टर्स के चेकअप कैंप लगाते हैं, तो वहाँ हमें एक बड़ी दिक्कतें ये आती थी कि लोगों को, लेडीज़ को घर से निकालना और ये समझाना कि तुम अपना शरीर के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में एक बार चेक तो करा लो कि तुम्हें कोई मुश्किलात ना हो। वो अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो एक पेन किलर खाती हैं और बस हम ठीक हो गए। तो जब हमने कई बार, जब बड़ी मुश्किल होती है लोगों को ये वो कहती हैं हमें टाइम नहीं है, घर में ये काम है, वो काम है, तो घर घर जाके लोगों को, कम्युनिटीज़ में जाके उन्हें बाहर लाना कि एटलीस्ट अपने बारे में थोड़ा ख्याल करो, तुम्हारी जान कितनी कीमती है, अपना एक चेकअप करा लो।
आप यकीन नहीं मानेंगे, जब नेपाल में चेकअप हुआ, फर्स्ट चेकअप में कई लेडीज़ को कैंसर पता चला और उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि हम इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। अच्छा, उनके शिकार हैं जी, ये पता ही नहीं था। उन्हें पता नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल अपने हेल्थ को इग्नोर करके बस अपनी ज़िंदगी चलाती हैं। तो नेपाल में इस तरह की हमने चीज़ें देखी कि उनको समझाया, जब उन्हें पता चला तो हमने उनको फिर जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनको टाई अप किया कि आप एटलीस्ट हमारे फाउंडेशन के बिहाफ पे आप इलाज कराएं, अपने लिए अपनी सेहत का ख्याल करें। आपकी सेहत अच्छी है तो आपका घर भी अच्छा है। तो इसी तरह से जैसे अफ़गानिस्तान था, तो वहाँ वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो समझते ही नहीं थे कि एजुकेशन की क्या कीमत है। तो जब वहाँ हम लोगों ने जगह जगह के लोगों को बताया कि बच्चे हैं, इन्हें तालीम हासिल करने दिया जाए और तालीम कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, अपना एग्जाम्पल तक दिया हमने, अपना एक कि मैं देखिए हिंदुस्तान से अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तभी यहाँ के आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ। आप विमेन एम्पावरमेंट पे और अमान की बात कर रही हैं, तो यूएन के लिए आपने जो काम किया है और कर रही हैं अभी बहुत दिनों से, तो यूएन का कैसा सपोर्ट रहता है, यूनेस्को का आपके लिए? उसमें कहाँ कहाँ दुश्वारी होती है और कहाँ फिर आपको जो है वो सपोर्ट मिलता है? मैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे इंडिया का जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, आर्ट है, कल्चर है, इसको हम लोग प्रमोट करते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा म्यूज़िक है, उसको हम पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पीस प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम चलाते हैं, पीस बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग भूटान में भी काम करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो बुद्धिस्ट हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनके साथ हम अलग अलग कंट्रीज़ में लोग उन्हें इनवाइट करते हैं हमारे फाउंडेशन के बिहाफ पे, और वो लोग वहाँ जाकर उनको एक तरह का, जैसे 15 दिन का है तो पीस ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको कैसे काम रहना है, कैसे मतलब अपने अंदर की जो परेशानियाँ उनसे कैसे जूझना है। क्योंकि अभी जो दुनिया है वो आप कहें, जैसे हम कहते हैं कि मेंटल डिसेबल्ड, या यूँ कहें कि हम लोग मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है भागती हुई ज़िंदगी के अंदर। तो दोनों तरीके से देखिए, जैसे जितनी ही ज़रूरी हमारी तालीम है और हमारी शरीर की जो बीमारियां हैं, उतना ही ज़रूरी है हमारा दिमाग का भी चुस्त दुरुस्त रहना। तो हम लोग उसके लिए भी काम करते हैं, क्योंकि बेचैन दिमाग जो होता है वो खलल पैदा करता है। तो हम लोग उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग जगह जाकर। 15-15 दिन के लिए हम लोग जो आजकल के यूथ हैं उनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं। और साथ साथ इंटरनेशनल, जैसे हम लोगों ने बोला हम पीस के ऊपर काम करते हैं, तो हम लोग जाके सेमिनार्स करते हैं। एक जगह कोई, जैसे हम श्रीलंका में, तो श्रीलंका में हम लोगों ने इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस किया। तो जो भूटान से हमारे जो बुद्धिस्ट आए थे और जो अदर कंट्री से आए थे, वहाँ हम लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी इन्वाइट किया। वहाँ पे हम लोग पीस टॉक करते हैं कि हम कैसे अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करें, क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को अपनी बात शेयर करें, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ दें कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो। जी, रूबरू जी, वो हम पीस कॉन्सर्ट्स करते हैं, 3-3, 4-4 दिन के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और उसमें हमारे तमाम जो बाकी मुल्क हैं वो भी शरीक होते हैं। आप इतनी शांति की बात करती हैं, अमन की बात करती हैं, और देश दुनिया में औरतों के हुकूक के बारे में, बच्चों के तालीम के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में बात करती हैं। ये कहाँ से इबरत मिली आपको, कहाँ से आपको इस चीज़ की जो है सीख मिली कि ऐसा करना चाहिए? और मैं एक फ्रीडम फाइटर, मेरे ग्रैंडफादर थे, और मेरे फादर जो थे उन्होंने हमें जब बड़ा किया तो कबीर के दोहे सुनाते सुनाते बड़ा किया गया। और घर में बहुत सारे ऐसा माहौल था कि अगर ये सिखाया जाता था कि तुम्हारी नज़र के सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो, अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसकी मदद सबसे पहले करो, सब छोड़ के पहले मदद करो। तो ये जितनी भी हमारी तरबियत है, ये हमें मैं कहूँ तो मेरे पेरेंट्स से मुझे मिली है, मेरे दादा नाना से मिली है। तो या यूँ कहें कि हमारा ख़ानदानी रिवाज ही यही है कि जहाँ भी जितना भी हो सके लोगों की मदद की जाए, जितनी भी खिदमत कर पाएँ इंसानियत की, वो कम है। मैम, दुनिया के बेशतर ममालिक में आपने काम किया, बेशतर ममालिक मतलब उसमें एशिया के बाहर के भी ममालिक हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आपको कहाँ मिला
आज मैं जहाँ भी हूँ समझिए मुझे हिंदुस्तान के लोगों ने ऐसे क्या कहें कि बिल्कुल सिर माथे पे बिठाया और मेरे काम को समझा भी है। लेकिन इसके अलावा जो मैं थाईलैंड में काम कर रही हूँ या मैंने जो अफ़गानिस्तान में काम किया, आपको सुनने में ज़रूर अजीब सा लगेगा, लेकिन वाकई थाईलैंड के लोग बहुत ही नरम हैं, बहुत नर्म दिल से हैं और बहुत हम्बल हैं। उन लोगों ने मुझे जैसे समझा, मेरे काम को समझा। हमने वहाँ एक ब्लाइंड स्कूल बनाया है, सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और बस एक बार मैंने अपना प्रपोजल वहाँ उनकी गवर्नमेंट के साथ रखा, उन्होंने कहा ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप आएँ, हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अभी डॉक्टर बरखा मैम को, और क्या कर रही हैं, क्या मिशन है इनका। देश ही नहीं, देश के बाहर भी काम कर रही हैं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बोलती भी हैं, करती भी हैं, करके दिखाया भी है। दुनिया के बेशतर ममालिक ने इनको अवार्ड भी दिए हैं, बेशतर ममालिक, चाहे वो एशिया के हों या वो यूरोप के हों या अमेरिकन कंट्रीज़ हों, कोई भी। आप मैम, आपका जो मिशन है मुझे तो समझ में नहीं आता। आप कहाँ जाना चाहती हैं, क्या पाना चाहती हैं, आप क्या करना चाहती हैं? आप मतलब किस शख्सियत को, दुनिया के किस शख्सियत को देख के आपने इबरत हासिल की और कैसे आप लेके मिशन बढ़ रही हैं आप? एक बात समझ में आती थी कि हम इस ज़िंदगी में जब यहाँ आए हैं इस दुनिया में, तो कुछ ऐसा दुनिया को दे के जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमारे को एक अच्छे तरीके से याद रख सकें। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फैमिली से, मेरे ख़ानदान से मुझे ऐसी तरबियत मिली कि लोगों की मदद करें। और जब आप कहते हैं सोने पे सुहागा, और उसके बाद जब मैंने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा, उनकी चीज़ों को समझा, बस वहाँ से एक जुनून सा पैदा हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक नज़र जाए, जितना भी मेरी हैसियत हो और जितना भी मेरा हौसला है, मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, मैं लोगों के काम आ सकूं। क्योंकि हम सब एक दिन, सबको पता है, सब ऐसे ही चले जाएंगे। बेड़ियाँ तोड़कर जो ज़माने से लड़ा करता है, सुरखरू होता है उन्हीं का जमाल। सादगी और सच्चाई से की गई हों गर तदबीरें, अंजाम भी उसका दिलकशी हुआ करता है। तो नाज़रीन, इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनालिटी, इनकी कारकर्दगी, इनका काम और इनका सफ़र आज की डेट में मीडिया जगत में तहलका है। इनको अब मैं अगर कुछ भी बोलूं तारीफ़ में तो मेरे ख़्याल से छोटी ही होगी। मैम, अब तो ये जानना चाह रहे हैं कि आगे का टारगेट क्या है आपका, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ देख चुके, बात कर चुके, समझ चुके। आपको दुनिया के बेशतर ममालिक ने अवार्ड से भी नवाजा है, लेकिन कहाँ जाकर इसका जो है एक अख्ताम होगा? मैंने जैसे कहा, जब तक मेरी सांस है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चलते रहें, सफ़र करते रहें, लोगों की खिदमत करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, और यही ज़िंदगी, बस इतना ही, यही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। इसकी कोई, आप इन चीज़ों को देखिए, ज़रूरतों को आप किसी लिमिटेशंस में नहीं रख सकते। हर ज़रूरत की एक लिमिट नहीं होती है। लोग आप सफ़र पे निकल पड़े हैं। अब जैसे हम एक सफ़र पे निकल पड़े हैं, अब इसमें नहीं पता आगे अगले मोड़ पे किसको हम देखेंगे, किस हाल में देखेंगे और कहाँ से उसकी मदद कर लें। एक पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी ज़िंदगी का मकसद ही यही था कि आप अमन अमान के लिए काम करें, औरतों के हुकूक़ के लिए काम करें, बच्चों के हुकूक़ की बात करें, उसके मुस्तक़बिल की बात करें, उनकी तालीम की बात करें? ऐसा तो नहीं है कि मकसद कुछ और था, फिर किसी से इंस्पायर होके, जैसे आपने बताया कि मदर टेरेसा से जो है इंस्पायर हुई हैं और फिर उसमें जो है माइल हो गई, और यहाँ का सफ़र, यहाँ तक जो सफ़र हुआ है उसे असल में देखा जाए तो करना क्या चाहती थी और हुआ क्या? जी, मकसद बिल्कुल यही था। एक ही बात, बहुत छोटे थे जब बच्चे को थोड़ा दुनिया में समझ आने लगती है, 14-15 साल की जब उम्र होती है, तब से एक बात समझ आने लगी थी कि ये जो ज़िंदगी है
उसको बस लोगों के लिए यूज़ करना है, लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से, उस उम्र में भी, जब मैं एक 14-15 साल की बहुत कम उम्र में थी, और तब भी मैं अगर देखती थी, मैं जिस क्लास में पढ़ रही होती थी और मेरे आसपास कुछ ऐसे बच्चे थे जो ट्यूशन्स नहीं जा पाते थे, तो मैं जिस क्लास में थी, मैं 7th में थी, तो मैं 7th के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही होती थी, क्योंकि वो पे नहीं कर सकते थे, वो ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते थे। तो ये जज्बा शुरू से था कि किसी की भी बस मदद करनी है, कोई भी ऐसा इंसान जिसके मैं काम आ सकूं, जिसको मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके आसपास होना ही चाहिए। तो ये जज्बा बचपन से ही रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे और हमारे चैनल को, क्योंकि आप वैसे भी आप बहुत बिज़ी रहती हैं, अपने उस बिज़ी शेड्यूल में से आपने इतना वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम बहुत शुक्रिया आपका, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम डीडी उर्दू के ज़रिए अपनी बात दुनिया तक कह पाए, और हमें ये मौका मिला कि हम लोगों को अपने बारे में कुछ बता सकें, या डीडी उर्दू के ज़रिए लोग, जो तमाम लोग देख रहे हैं, उन सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। मैं खुद इस प्रोग्राम को देखती हूँ रेगुलर, खुद भी पसंद करती हूँ, और आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर के साथ कि जब भी बेटी ने हंसकर अलविदा कहा, ऐसा लगा कि फरिश्तों ने दुआएं मांगी है। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे जिन्होंने माशरे के लिए एक नई मंजिल पाई और नज़ीर पेश किया। तो ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी की पूरी टीम को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।